पे 18 पे इक्वलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है और इसके बाद जो है वो फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है वो शुरू होती है। और स्वतंत्रता का जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, इसके बारे में अपन ने देख लिया था कि आर्टिकल जो 19 है 19(1) ए, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आर्टिकल 19(1) में ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी तक जो है ये आर्टिकल्स थे। शुरू में ये 7 तरह की स्वतंत्रताएं जो है वो दी गई थी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली करना, यूनियन बनाना, मूवमेंट करना, रेजिडेंस करना और प्रॉपर्टी एक्वायर करना और लाइवलीहुड जो है, तो ये इस तरह से जो है वो ये 7 अधिकार दिए गए थे। और फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक व अभिव्यक्ति जो है, तो इसके वापस अपन ने बहुत सारे रूप देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलोबरेट किया, इसकी इंटरप्रिटेशन दी और इसकी व्याख्या की। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत सारे तरीकों से, अभिव्यक्ति जैसे कि मैंने बताया, सिनेमा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, और भी कई तरीके होते हैं जिनसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उन सब की आपको स्वतंत्रता है। और उसमें ही इसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता अपने इसी में शामिल जो है वो मानी थी। इसी तरह से अपन ने एडवर्टीजमेंट करना, विज्ञापन करना। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के बाहर हम बड़ा सा होर्डिंग लगाते हैं, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, तो ये विज्ञापन हम करते हैं, तो ये विज्ञापन इस आर्टिकल के तहत जो है वो करने का अधिकार है। इसी तरह से बोलने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुप रहने का अधिकार भी उसमें शामिल है। और कोई व्यक्ति अगर किसी संवेदनशील मुद्दे पर, सेंसिटिव इशू पर, अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करना चाहता, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। चुप रहने का अधिकार है। गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो भी, क्योंकि सरकार किसकी है? जनता की है। जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार है और जनता के हित के लिए है। इसलिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम वगैरह होती है तो वो जनता की खुद की है और वो अभिव्यक्त होनी जरूरी है, उसे लोगों को जानना जरूरी है। इसी तरह से फोन टैप नहीं होना चाहिए। बंद का आह्वान जो है, वो राजनीतिक दल अगर बंद का आह्वान करते हैं और आप चाहते हो कि नहीं, आप बंद को नहीं मानोगे और आप अपनी जो है वो शॉप ओपन रखोगे, आप अपनी व्यावसायिक गतिविधि, कमर्शियल एक्टिविटी कंटिन्यू रखोगे, तो आप जो है वो रख सकते हैं। इसी तरह से जो लोग विरोध करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये अधिकार है। लेकिन जो है वो हड़ताल जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। वैसे हड़ताल करना आपका अधिकार है, नॉर्मल अधिकार, विधिक अधिकार है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि इसको किसी भी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता। एसेंशियल सर्विसेज की जब सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए सरकार को अगर लगे, बुनियादी आवश्यकता से जुड़ी हुई वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सरकार को यदि लगे, तो वो जो है इस तरह की हड़ताल को पे रोक लगा सकती है। तो इस तरह से ये, और फ़ोन टैप नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का। अगर फ़ोन टैप होता है तो उसके नेचुरल जो उद्गार है वो नहीं निकल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें अपन ने देखी थी। फिर सम्मेलन देखा था और उसके बाद संघ बनाना, यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में बाद में 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सहकारिता भी, इसमें सहकारी समिति जो है वो अब इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है इसके अंदर। वैसे तो पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती थी और इसके तहत ही आती थी और इसकी इंटरप्रिटेशन में वो चीज़ें भी आ जाती थी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी हो गया, एनजीओ हो गया, ठीक है, कोई सामाजिक संगठन हो गया, कोई धार्मिक संगठन हो गया, कोई कंपनी हो गई, ये सब चीज़ें जो संगठन बनते हैं वो इसी आर्टिकल 19 के तहत जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये इस फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है। और इसी तरह से विचरण करना, रोता फिरना इधर उधर, और स्टूडेंट्स अगर सबसे ज़्यादा किसी फंडामेंटल राइट का प्रयोग करते हैं तो रोते फिरने का प्रयोग जो है करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भी अगर आप ज़्यादा इधर उधर घूमो और घर वाले कहे कि इतना क्यों रोते फिरे, ठीक है, तो आप कह देना कि ये मेरा मूल अधिकार है, वैसे कहने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही कह दोगे और खूब रोते फिरते हो। तो प्लीज़ इस फंडामेंटल राइट का प्रयोग आप कम से कम करें, ठीक है। तो और इस फंडामेंटल राइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। लाइवलीहुड, आजीविका कमानी है आपको, तो वो जो है वो अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। वो तो आपका हमेशा इस फंडामेंटल राइट की बजाय यहाँ जाना चाहिए आपका। विचरण करना और आवास, आवास तो भाई देखो,
तभी बनेगा तुम्हारा जब तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, नौकरी लगेगी और कोई तुम पे भरोसा करके अपनी बेटी या बेटा तुम्हें देगा, तो ही तुम्हारा घर बसेगा। ठीक है, रोते फिरने से घर नहीं बसेगा। और ये संपत्ति का अधिकार और ये 44वें संविधान संशोधन से इसको जो है वो हटा दिया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो है प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। मुझे पक्की उम्मीद है कि आप लोग केवल समझ नहीं रहे हैं, इन चीज़ों को याद भी कर रहे होंगे। ये मैं एक्चुअली समझ सकता हूँ, ये सबसे फर्जी डायलॉग है। समझ में देखते ही पढ़ते ही चीज़ें समझ में आ जाती है, पर ये याद नहीं रहती। तो आपका उद्देश्य जो है चीज़ों को याद करना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पहले भी मैंने बताया कि आरएस में समझने और याद करने वाले में से जिसका याद करने की क्षमता ज़्यादा है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। तो इसलिए देख लें। अब अपन देखते हैं कि ये जो 6 तरह की फ्रीडम है, क्या ये मतलब एकदम से पूरी तरह से छूट है, एब्सोल्यूट है, या इसकी भी कोई लिमिट है? तो इनकी भी लिमिट है। ये आपको ऐसी आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो, वो आपको जो है वो नहीं दी गई है। तो एक बार ये जो है वो अपन इसमें पीपीटी में देख लेते हैं। देखें तो ये अपन ने देखा वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्राइक का अधिकार नहीं है। और ये मैंने जैसे कि बताया कि जो एक्सप्लेनेशन उसके बाद 19 इसकी लिमिटेशंस हैं, 8 तरह की लिमिटेशंस हैं। कितने तरह की लिमिटेशंस हैं? 8 तरह की। भारत की संप्रभुता व अखंडता, शब्दों पे ध्यान देना, इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता। यानी कि आप बोलो, लेकिन देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को समाप्त करने वाली कोई बात, ऐसा कोई षड्यंत्र करने वाली कोई बात आप नहीं बोल, जो बोलना चाहो वो बोल सकते, लेकिन गलत इंटेंशन से जो है वो आप नहीं बोल सकते, वैसी बात नहीं बोल सकते। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की जो सुरक्षा है उसको साथ, आपके पास कोई गोपनीय जानकारियां हैं, कोई मिलिट्री में अफसर है और उसके बाद कॉन्फिडेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशंस हैं और वो उन्हें ऐसे पब्लिश करवा देता है, लोगों को दे देता है और मीडिया में आके बता देता है, सोशल मीडिया पे बता देता है, सोशल मीडिया में डाल देता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप एक्सप्रेस करते हो, बताते हो लोगों को, उससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो वो आपको अधिकार नहीं है। आर्टिकल 19 वो अधिकार नहीं देता। तो आर्टिकल 19 आपको बोलने का अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार के साथ आपके ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारी सीमाएं, लिमिटेशंस भी इम्पोज करता है, थोपता है। उसके बाद तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध। विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, friendly relations with foreign states, friendly relations with foreign states, we have friendly relations with other states, other countries, and no one can express such a language so that those relations can be disturbed। ठीक है, तो ऐसे वो जो संबंध है, मित्रवत संबंध है, उनको बिगाड़ने वाली ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं बनाने दी जाएगी, ऐसी बातें नहीं कहने दी जाएगी आपको कि जिससे हमारी विदेश नीति जो है वो प्रभावित हो। और दूसरे देशों की सरकार, कोई न्यूज़पेपर है और वो लगातार किसी देश के विरुद्ध जो है
वो अनर्गल छापता रहता है। अब हालांकि पाकिस्तान के विरुद्ध तो जितना छापो उतना ही कम है, क्योंकि वास्तव में ही पाकिस्तान हमेशा से ही हमारे देश में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, नशीले पदार्थों की तस्करी को भी प्रेरित करता है, हमारे देश के अंदर भी फूट डालने की पूरी कोशिश भी करता है। तो वो तो कितनी ज़्यादा करता है कि शायद हम उसकी भले कितनी भी बुराई करें तो वो हमेशा कम ही रहेगी। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अब न्यायालय की अवमानना ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दो तरह कंटेम्प्ट होते हैं। जब जुडिशरी हम पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो न्यायालय की मानहानि, डिफेमेशन, डिफेमेशन किसी को डिफेम करने के लिए, किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को गाली गलौज करते हो, उस पर झूठे आरोप लगाते हो, उन आरोपों का प्रचार प्रसार करते हो, तो ये गलत है। और ये मानहानि के केस तो कई नेताओं ने केजरीवाल पर किए थे कि इसने हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए झूठे थे, और अगर सच्चे थे तो न्यायालय में आके सबूत दे दे, प्रमाण दे दे। तो न्यायालय ने भी उसको कहा कि भाई क्या है, दे सबूत दे। तो सबूत तो मेरे पास नहीं है। तो तूने पहले तो कहा था कि सबूत है, तो कोई नहीं सर मेरे तो है नहीं। फिर न्यायालय ने कहा चुपचाप माफ़ी मांग ले, और उसने फिर सबसे माफ़ी जो है वो दी। उसके बाद है नैतिकता, मॉरलिटी, यानी कि देखिए इंडिया के अंदर पॉर्न जो मूवीज़ हैं, पॉर्न साइट्स हैं, ये अलाउ नहीं है। इसीलिए नहीं है कि हम उन चीज़ों को इमोरल मानते हैं, अनैतिक मानते हैं। तो ऐसी अभिव्यक्तियाँ, ऐसी पेंटिंग्स, ऐसी मूवी, ऐसा साहित्य जो अश्लील हो, ठीक है, तो उसको जो है वो जो मॉरलिटी के पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरता हो, तो इस तरह की चीज़ों को पब्लिश करने का या इस तरह के एक्सप्रेशंस का अधिकार आपको आर्टिकल 19(1)(a) नहीं देता है। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह से लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था हमारे समाज में एक व्यवस्था है, एक ऑर्डर है। लोग शांति से सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। आप जो है सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री डालते हो, आप ऐसे भाषण देते हो जिससे दो जातियों के बीच, दो धर्मों के बीच तनाव बढ़े और अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तो ये पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक के बीच में जो एक व्यवस्था है, ये छिन्न भिन्न हो, ये भंग हो, और लोगों के बीच में क्रोध, द्वेष ये बढ़े, तो इस तरह की बातें लिखने का अधिकार आर्टिकल 19 आपको जो है वो नहीं देता है। अपराध उद्दीपन, अपराध के लिए किसी को उकसाना, उद्दीपन, इंसाइटमेंट फॉर, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को ऑफेंस करने के लिए इंसाइट करना, कि कर दे बाटो फेंक, ठोक ठोक ठोक, फोड़ दे कांच। कोई बच्चा है, बड़ा आदमी साथ में बच्चे को उकसाता है, फेंक 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 बाटो, तो ये ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है, मुझे बच सकते, तो एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। देखें, देश की संप्रभुता और अखंडता याद करना, आठों के आठों याद होने चाहिए। एग्जाम में आपके प्री में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट दिया गया है, इसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है। तो 8 है। अब आठों समझ में आपको आ गई, लेकिन अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आई तो एग्जाम कॉपी में ये लिखोगे कि सर मुझे याद, समझ में तो सब आई हुई है, बस अभी याद नहीं आ रही है, सॉरी, नंबर दे देना मुझे। तो ये याद आनी चाहिए। 8 की 8, देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये एक जैसी सी है, अखंडता और सुरक्षा याद हो जाएंगे। फिर विदेश नीति, विदेश नीति भी दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंध इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहे चारों तरफ से। तो ये तीनों तो मिलती जुलती है, संप्रभुता, अखंडता, और बाद में सुरक्षा और अच्छे दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध। फिर आगे जुडिशरी, तो ये 4 तो ये हो गए, जुडिशरी को इसके साथ ले लो, 4 ये और 4 ये, 4 ये छोटे छोटे नाम है सीधे सीधे, ठीक है। सम्मान, किसी का कम करना, गाली देना किसी को, और गाली देना अनैतिक भी है। तो ये दोनों, एक गाली देने में एक ही बात आ गई दोनों की। या किसी आदमी को गाली देने के लिए प्रेरित करना कि दे दे गाली, गाली बोल दे इसको, ठीक है। तो इससे उसका सम्मान होगा। उस जिसने गाली दी है उसने अनैतिक भाषा का प्रयोग किया है, और जिसने उसको उकसाया है उसने अपराध उद्दीपन जो है वो किया है। और लोक व्यवस्था,
और गाली देने से हो सकता है कि झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाए और दो लोगों का झगड़ा दो परिवारों तक और दो परिवारों का झगड़ा दो जातियों तक फैल जाए। और देखते देखते तो ये चारों चीज़ें मेरे ख्याल से आपको याद होगी, मानहानि, नैतिकता, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, डिफेमेशन, मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये 8 पॉज करके और एक बार 8 को याद करने की कोशिश करो और उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन।